Assalamualaikum. My name is Sigad Sham and the topic of my presentation is fatty liver. I would like to start my presentation by reciting Ayah 49 and 50 of Surah Al-Kahf followed by a hadith. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم रब्बुक अहदा। तर्जुमा। और नामा अमाल सामने रख दिए जाएंगे, बस तू देखेगा कि गुनहगार इसकी तहरीर से खौफज़दा हो रहे होंगे और कह रहे होंगे, हाय हमारी ख़राबी, ये कैसी किताब है जिसने कोई छोटा बड़ा बग़ैर घेरे के बाकी ही नहीं छोड़ा, और जो कुछ उन्होंने किया था सब मौजूद पाएंगे और तेरा रब किसी पर जुल्म सितम ना करेगा। तफसीर। And your Lord does not do injustice to anyone. Neither will an evil deed not committed by someone have been recorded in his conduct register, nor shall anyone be punished more than one deserved for his crime, nor shall an innocent person be punished at all. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا। ट्रांसलेशन। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। ये जिन्हों में से था, इसने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की। क्या फिर भी तुम इसे और इसके औलाद को मुझे छोड़कर अपना दोस्त बना रहे हो, हालांकि वो तुम सब का दुश्मन है। कैसे है? तफसीर। The reference of the story of Adam and Iblis has been made here to warn the erring people of their folly. It is an obvious folly that people should discard their prophet, who were their well-wishers, and get entangled in the snare set by their eternal enemy Iblis, who has been jealous of men ever since he refused to bow down before Adam and became accursed. After the recitation of the Quranic verses, I would also like to quote here the following hadith taken from Mariful Hadith by Sheikh Maulana Manzoor Nomani रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तर्जुमा। हज़रत अबू उमामा से रवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ईमान क्या है। आपने फरमाया कि जब तुमको अपने अच्छे अमल से मसरत हो और बुरे काम से रंज कलक हो तो तुम मोमिन हो। We will discuss about the introduction about the fatty liver. Fatty liver बेसिकली ऐसी कंडीशन होती है कि जिसके अंदर हमारे लिवर के अंदर एक्स्ट्रा फैट या फिर कोलेस्ट्रॉल स्टोर हो जाता है, और इस कंडीशन को हम हेपेटिक स्टेटोसिस भी कहते हैं। इस कंडीशन के अंदर यूजुअली कोई ज़्यादा हमें सिम्टम्स नज़र नहीं आते, लेकिन इट कैन कॉज सम सीरियस प्रॉब्लम्स एंड इट कैन लीड टूवर्ड्स द स्कारिंग ऑफ द लिवर, एंड इवेंचुअली जो है वो हमारी लिवर फेलियर भी हो सकता है। अब अगर हम बात करते हैं इनकी टाइप्स की, तो इसकी बेसिकली दो टाइप्स होती है। अगर हम पहले बात करते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की, तो उसको भी हमने क्लासीफाई किया हुआ है दो हिस्सों में। एक है सिंपल फैटी लिवर और दूसरा है नॉन अल्कोहलिक स्टेटोसिस। सिंपल फैटी लिवर के अंदर क्या होता है कि हमारे पास हमें कोई इन्फ्लेमेशन फील नहीं होती, ये हमारी नॉर्मली डाइट ऑल्ट्रेशन के ज़रिए भी ठीक हो सकता है। लेकिन जो नॉन अल्कोहलिक स्टेटोसिस होता है, इसके अंदर हमें इन्फ्लेमेशन फील होती है, क्योंकि हमारे जो नॉर्मल हेपेटोसाइट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और इस डैमेज की वजह से आपका जो लिवर है उसके अंदर स्कारिंग हो सकती है, फिब्रोसिस हो सकता है, और इवेंचुअली इट कैन लीड्स टूवर्ड्स द लिवर कैंसर। अब अगर हम बात करते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की, तो ये जो है वो नाम से ज़ाहिर है कि ये हैवी अल्कोहल कंज्यूमर्स के अंदर ये ज़्यादा होता है, और ऑलमोस्ट 90% ऑफ अल्कोहल यूज़र्स के अंदर ये कंडीशन बहुत नॉर्मल है फैटी लिवर डिजीज़ की, क्योंकि इसके अंदर होता ये है कि जब हम अल्कोहल इंटेक करते हैं तो हमारे लिवर उसको मेटाबोलाइज करता है और उसको पार्टिकल्स के अंदर अपने कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन करता है, और जब वो ब्रेक डाउन करता है तो उसके अंदर कई ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस क्रिएट हो जाते हैं जो कि हमारे लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और हमारे नॉर्मल हेपेटोसाइट्स को डैमेज करते हैं। चलती रहे और वो जो बंदा है वो अल्कोहल कंज्यूम करना ना छोड़े, सो इसको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी हो सकता है, और इट कैन लीड्स टूवर्ड्स द सिरोसिस।
Now, talking about the epidemiology of the fatty liver, in general, almost 30% of the general population of the world faces this fatty liver condition. But in Pakistan, the prevalence rate is around 15%. Pakistan being an Islamic state, पाकिस्तान में इतने अल्कोहल कंज्यूमर्स नहीं है और ये कंडीशन जो है वो अल्कोहल यूज़र्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होती है. ऑलमोस्ट 90 to 100% ऑफ द अल्कोहल यूज़र्स जो है उनके अंदर फैटी लिवर मौजूद की डिजीज़ हो जाती है और ऑलमोस्ट 10 to 20% ऑफ द हैवी अल्कोहल कंज्यूमर्स डेवलप द सिरोसिस और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस. लेकिन चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो कंडीशन जो टाइप बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जो कि तकरीबन 15% है और इट अफेक्ट्स मोर वुमेन दैन मैन. और ये ज़्यादातर ओबीज़ लोगों के अंदर और डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ ज़्यादा कॉमन है. उसका प्रेवलेंस रेट भी यहाँ मेंशन हुआ हुआ है कि ऑलमोस्ट 62.75% ऑफ द वुमेन इन पाकिस्तान सफ़र फ्रॉम दिस एंड वर्सेस द 37.25% ऑफ द मेल पेशेंट्स who suffer from the non-alcoholic disease. In pathophysiology, we will discuss that how the triglyceride will be increased in the fatty liver and what are its ways. सबसे पहला तरीका क्या है कि एक्सेसिव एंट्री ऑफ फ्री फैटी एसिड इन द लिवर. अब फ्री फैटी एसिड लिवर के अंदर दो तरीक़ों से ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं, ज़्यादा इनकी क्वांटिटी बढ़ सकती है. पहला तरीका क्या है कि आप डाइट के अंदर ही ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल इनटेक करो. दूसरा तरीका क्या है कि एडिपोज टिश्यूज ज़्यादा फैटी एसिड रिलीज़ करें. अब ये किस कंडीशन के अंदर होता है? ये होता है आपके पास या तो स्टारवेशन के अंदर कि जब आपकी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है तो एडिपोज टिश्यूज फैट रिलीज़ करते हैं ताकि आपकी बॉडी एनर्जी बना सके, या दूसरा होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर. अब सेकंड तरीका क्या है? इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड बाय द लिवर, के लिवर ही फैटी एसिड ज़्यादा बनाना शुरू करते हैं. वो कैसे बनाएगा कि एसीटेट के ज़रिए फैटी एसिड्स बनते हैं, तो जो लिवर जो है वो एसीटेट ज़्यादा बनाएगा जिसके ज़रिए से फैटी एसिड की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी लिवर के अंदर. तीसरा तरीका क्या है? डिक्रीज ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इनटू कीटोन बॉडीज़. अब नॉर्मली होता क्या है कि फैटी एसिड जो है वो कीटोन बॉडीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर इसकी ऑक्सीडेशन रुक जाए तो अगेन फैट के साथ कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे और उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी लिवर के अंदर. चौथा क्या है? डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ एपोप्रोटीन. अच्छा, फैटी एसिड मेटाबोलाइज होकर ट्राइग्लिसराइड के अंदर टूट जाएंगे. अच्छा, अब इस ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट होना होता है लिपोप्रोटीन के अंदर बाय एन एंजाइम कॉल्ड एपोप्रोटीन. अब अगर ये एपोप्रोटीन रिलीज़ ना हो या इसकी क्वांटिटी कम रिलीज़ हो तो ट्राइग्लिसराइड कन्वर्ट नहीं हो पाएगा लिपोप्रोटीन में और इवेंचुअली ट्राइग्लिसराइड की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी विच विल इवेंचुअली कॉज द फैटी लिवर. और पांचवा तरीका क्या है? लास्ट तरीका क्या है? डिफेक्टिव एक्सक्रीशन ऑफ लिपोप्रोटीन. अब लिपोप्रोटीन को लिवर के अंदर से रिलीज़ होना होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा लिपोप्रोटीन, लेकिन अगर इसकी जो एक्सक्रीशन है वो डिक्रीज़ हो जाए तो होगा क्या कि लिपोप्रोटीन की क्वांटिटी लिवर के अंदर बढ़ जाएगी और लिवर के अंदर इसकी क्वांटिटी बढ़ने की वजह से होगा क्या कि ट्राइग्लिसराइड जिसको कन्वर्ट होना था लिपोप्रोटीन के अंदर अब वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और इवेंचुअली ट्राइग्लिसराइड की क्वांटिटी लिवर के अंदर बढ़ जाएगी विच इज़ द कॉज ऑफ द फैटी लिवर डिजीज़. अब अगर हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, तो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फैटी लिवर इंक्लूड्स एब्डोमिनल पेन, ईजी ब्रूजिंग, वेट लॉस, एक्सेसिव फटीग, पेल स्टूल्स, नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, डार्क यूरिन, जॉन्डिस एट्सेट्रा. और अगर हम इसकी कॉजेज़ की बात करें तो इसके अंदर सबसे बेसिक जो कॉज है वो है डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, पुअर न्यूट्रिशनल क्वांटिटी, स्लीप एपनी, अल्कोहल इंटेक, जेनेटिक फैक्टर्स, एब्डोमिनल ओबेसिटी वगैरह. और अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो फैटी लिवर जो होता है वो आपके पास नॉर्मली डायग्नोसिस हो सकता है बाय टेस्ट कॉल्ड LFT विच इज़ बेसिकली अ लिवर एंजाइम टेस्ट. इसके अंदर पता चल जाएगा कि भाई लिवर कौन सी जो एंजाइम्स इसको ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है. दूसरा है एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी, लिवर बायोप्सी वगैरह. और इसके अलावा हमारे पास एक और टेस्ट है विच इज़ कॉल्ड एज फाइब्रोस्कैन. फाइब्रोस्कैन के अंदर होता क्या है कि हम लिवर के अंदर फाइबर्स की क्वांटिटी को जज कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर कितना फाइबर मौजूद है. जितना ज़्यादा फाइबर मौजूद होगा उतना हमें पता चल जाएगा कि उतना हमारा एडवांस स्टेज ऑफ लिवर फैटी एसिड तक अचीव हो चुका है. अब अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी की या पॉइंट ऑफ रेकग्निशन की, तो इसके अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे कि कुछ वाइट कलर के आपको वेसिकल्स नज़र आ रही होंगी. दीज आर बेसिकली द फैट वेसिकल्स. अच्छा, अब इसके अंदर कुछ आपको माइक्रो वेसिकल्स भी नज़र आ रहे होंगे, कुछ आपको मैक्रो वेसिकल्स भी नज़र आ रहे होंगे. तो जब अर्ली स्टेज होती है तो आपके माइक्रो वेसिकल्स फॉर्म होते हैं. माइक्रो वेसिकल्स जब फॉर्म होते हैं जब आपको कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह फील नहीं होती है, बहुत अर्ली स्टेज होती है फैटी लिवर की. लेकिन जिस तरीके से जो आपको डिजीज़ है वो प्रोग्रेस करती रहती है तो ये माइक्रो वेसिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द मैक्रो वेसिकल्स और आपकी जो इन्फ्लेमेशन है वो स्टार्ट हो जाती है. अच्छा, अब अगर हम इसको इस स्टेज पर भी ट्रीट ना करें तो ये जो हमारे माइक्रो वेसिकल्स हैं इनके अंदर जो है आपके पास स्कारिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपको ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही हैं. दीज आर बेसिकली द फाइबर्स.
होता क्या है कि जब आपके पास इन्फ्लेमेशन कॉज होती है तो जो ड्यू टू इन्फ्लेमेशन जो लिवर है वो आपके इम्यून सिस्टम को सिग्नल भेजता है कि भाई मुझे अपने जो नॉर्मल हेपेटोसाइट्स हैं उनको वापस से रिफॉर्म करना है। तो बॉडी जो है वो फाइबर्स को भेजती है आपके लिवर की तरफ आपके जो नॉर्मल हेपेटोसाइट्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए। अब चूँकि जो इन्फ्लेमेशन है वो कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन होती रहती है और आप इसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, अगर एक एल्कोहलिक पेशेंट है वो अगर अपना एल्कोहल कंज्यूम करना नहीं छोड़ा तो वो जो माइक्रो वेसिकल्स हैं उनका इन्फ्लेमेशन भी कम नहीं हो रही। तो इस इन्फ्लेमेशन की वजह से, कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन की वजह से बॉडी के अंदर कंटिन्यूस सिग्नल जा रहा है कि भाई आई वांट मोर फाइबर, आई वांट मोर फाइबर। और इस तरीके से करते करते लिवर के अंदर जो फाइबर की क्वांटिटी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और इसी इंक्रीजिंग होने की वजह से जब ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ फाइबर्स हो जाते हैं इन द लिवर, सो इट इज़ कॉल्ड एज फिब्रोसिस। और इसी कंडीशन को अगर हम ट्रीट ना करें तो जो लिवर है वो हमारा बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है और उसके अंदर ब्लड फ्लो के भी मसले आ जाते हैं। और इस कंडीशन को जब एडवांस स्टेज पर बहुत ज़्यादा पहुंच जाए तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं सिरोसिस। अच्छा, उसके अलावा जो हमारा लिवर माइक्रोग्राफ है इसके अंदर भी हमें ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब इसकी मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इसकी है कि भाई हम बेसिकली हमने दो इसके बेसिक रीज़न्स पढ़े थे कि जो बेसिक रीज़न है वो क्या है, एक अल्कोहल कंजम्पशन है और एक ओबेसिटी। तो सबसे पहले दो मैनेजमेंट है वो यही है कि भाई आप अवॉइड अल्कोहल करें और दूसरा क्या है, लूज़ वेट करें। उसके अलावा जो टेकिंग मेडिकेशन है टू मैनेज डायबिटीज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं या ट्राइग्लिसराइड विच इज़ ऑल्सो द फैट इन द लिवर, हम इसकी क्वान्टिटी को कंट्रोल करें। उसके अलावा जो हम टेकिंग विटामिन ई एंड थायाजिनोन्स हम इनको यूज़ करें, जो कि ये ड्रग यूज़ होती हैं डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए। अच्छा, विटामिन ई जो है वो बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो हमने ऑक्सीडेशन वाली बात पढ़ी हुई थी, तो ये वहाँ पर भी आपको मेटाबोलाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं विटामिन ई की टैबलेट्स। इसकी बेसिकली कोई ऐसा सर्जरी वगैरह नहीं है, हम नॉर्मली अपने जो रूटीन हैबिट्स इनको चेंज करके भी हम इसको फैटी लिवर को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये था हमारा टोटल टॉपिक, पूरी प्रेजेंटेशन। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।